प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपकी विषय बात करने वाले हैं कि आप बीए सेमेस्टर फोर्थ के आप स्टूडेंट होंगे, यानी बीए सेमेस्टर 2 के विद्यार्थी होंगे। आप बीए सेमेस्टर 2 के आप विद्यार्थी होंगे और आपकी फिजिकल जियोग्राफी आपकी सेमेस्टर होगा, यानी बीए सेमेस्टर 2 के आप विद्यार्थी होंगे और आपके टॉपिक का नाम या आपका नाम होगा प्रमुख विषय। तो आपका स्वागत है इस वीडियो में। पूरी डिटेल से हम आपके बीच में यूनिट 2 एंड 3 के आपके बीच में नोट्स करने वाले हैं, ठीक है। यूनिट 2 एंड 3 के इंपॉर्टेंट नोट्स हम करने वाले हैं। आपका सिलेबस ये देख सकते हैं, इसी के अकॉर्डिंग आपकी क्लास होने वाली है। आपका सिलेबस दिया गया है तो इसी के अकॉर्डिंग आपकी क्लास होने वाली है। आपकी ऑफिशियल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ये सिलेबस दिया गया है तो इसी के अकॉर्डिंग आपकी क्लास होने वाली है। तो जिसमें पूरी डिटेल से हम बात करने वाले, तो अपनी वीडियो कंटिन्यू करते हैं। जिसमें समुद्री विज्ञान के बारे में सबसे पहला टॉपिक है आपका, ठीक है। तो इसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। ये आपके टॉपिक का नाम है, तो सबसे पहले इसी की बारे में डिटेल्स में बात करने वाली है। तो समुद्र विज्ञान ये, तो ये आपके टॉपिक का नाम है। तो सबसे पहले बात करने वाले आपकी समुद्र विज्ञान की प्रकृति है, विशेष क्षेत्र। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि समुद्र विज्ञान क्या है, इसके प्रकृति व क्षेत्र के बारे में संपूर्ण विस्तार से समझाइए। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली आपको याद करके आपके एग्जाम लेकर आएंगे तो आपको पूरे में से पूरे एग्जाम में नंबर देने का प्रयास करेगा। तो समुद्र विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान की वह विशिष्ट बहुविषयक शाखा है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के विशाल महासागरीय बेसिनों, उनके जल की भौतिक रासायनिक विशेषताएं, गतियां, जैविक विविधता तथा महासागरीय नितल के भूवैज्ञानिक फैलों का क्रमबद्ध एवं कारण सहित अध्ययन किया जाता है। शास्त्रीय संदर्भों में विद्वान H.A. मार्मर ने प्रतिपादित किया कि समुद्री विज्ञान मुख्य रूप से महासागरीय बेसिनों के विनाश, जल की प्रकृति तथा उनकी त्रिस्तरीय गतियों का अन्वेषण करता है। आधुनिक समुद्री विज्ञान में अब गणितीय मॉडल, कंप्यूटर सिमुलेशन और उपग्रह तकनीकों के माध्यम से जटिल महासागरीय घटनाओं को भौतिक और गतीय विश्लेषण किया जाता है, जिसे यह अत्यधिक गतिशील विज्ञान के रूप में स्थापित हो पाया है। तो आपकी समुद्र विज्ञान की इस प्रकार ये विशेषता दी गई है। तो आपको याद करके प्रयास करना है कि आपके एग्जाम में लगभग 2 नंबर से ज़्यादा, लगभग आपका 10 नंबर के क्वेश्चन में भी आपका एक क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको बिल्कुल याद करके जाना, 10 नंबर का आपका एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और समुद्र विज्ञान का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है? समुद्र विज्ञान का विषय क्षेत्र अत्यंत व्यापक और अंत विषय है जिसे मुख्य रूप से निम्नलिखित उपशाखाओं में वर्गीकृत किया जाता है। तो कौन कौन सी उपशाखाएं आती है? तो इसके अंतर्गत आपकी आती है, तो पहले आपकी आती है भौतिक समुद्र विज्ञान, ठीक है। भौतिक समुद्र विज्ञान आपकी प्रमुख से आती है। इसके अंतर्गत महासागरीय जल के भौतिक गुणों और जैसे भौतिक गुणों जैसे तापमान, घनत्व, लवणता, प्रकाश की पेट, सतह, जल के संचलन, तरंगीय ज्वार भाटा और धाराएं का सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है। यह भूयसिक ऊष्मा संचरण और जलवायु प्रतिरूपों को समझने का आधार प्रमुख विषय मानी जाती है, ठीक है। बाद में आपका आगे आता है, आगे आपके सिलेबस में दिया गया है रासायनिक समुद्री विज्ञान, ठीक है। रासायनिक समुद्री विज्ञान भी आपके सिलेबस में दिया गया है, यानी केमिकल ओजेनोलॉजी, ठीक है। तो इसके बारे में बात की जाए तो ये क्षेत्र, इस क्षेत्र में आपकी समुद्री जल की रासायनिक संरचना आती है। उसमें खुले विभिन्न जैविक व जैविक तत्वों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आता है। पोषक तत्वों के चक्रण तथा सागरीय अम्लीकरण का मात्रात्मक विश्लेषण किया जाता है। यानी कि रासायनिक समुद्री विज्ञान में मुख्य रूप से आपके जो केमिकल होते हैं, जैविक व जैविक तत्व होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन का अध्ययन प्रमुख रूप से किया जाता है। आगे बात करें आपके बीच में जैविक समुद्री विज्ञान की बात की जाए, यानी कि बायोलॉजिकल, तो ये शाखा भी पारिस्थितिकी तंत्र से संबंध रखती है, यानी कि ये पारिस्थितिकी तंत्र से संबंध रखती है। इसमें अति सूक्ष्म पाद पलवकों और जंतु पलकों से लेकर विशालकाय शार्क एवं व्हेल तक के जीवन तक के प्रजनन और अंत संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी जो जीव उत्पन्न होते हैं उनके विकास व उनकी क्रियाकलापों का अध्ययन प्रमुख विषय जैविक समुद्र विज्ञान में किया जाता है। ये आपके सिलेबस में एग्जाम में 2 नंबर वाले में भी क्वेश्चन आ सकता है, 4 नंबर वाले में एक क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको इसको हल्के में नहीं लेना है, इसको एक अच्छी तरीके से आपको रीड करना है, ठीक है। आगे बात करें आपके बीच में भूवैज्ञानिक समुद्री विज्ञान, तो इसके अंतर्गत महासागरीय नितल की विवर्तनिक संरचना, विवर्तनिक प्लेटों के अभिसरण व अपसरण, भूकंपीय संवेदी क्षेत्रों, ज्वालामुखी के मुखी कटक गर्तकों तथा समुद्री अवसादों के निर्माण व वितरण का अध्ययन प्रमुख रूप से किया जाता है। तो ये आपका भूवैज्ञानिक के बारे में बात की जाए तो ये भी आपका भूकंपीय संवेदों जो अलग अलग ज्वालामुखी आती है, कभी भूकंप आता है तो कभी आंधी आती है तो कभी वर्षा आती है, उसी के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। आपका एक लास्ट में एक वो बच जाता है अनुप्रयुक्त एवं आपका व्यवहारिक, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको इसको भी याद करने का प्रयास करना है, ठीक है।
तो अनुप्रयुक्त एवं व्यापारिक समुद्री विज्ञान, यानी कि छोटे वाले में से क्वेश्चन आएगा तो ऊपर वाले में से इन तीनों में से आ जाएगा। ये तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इन तीनों को आपको याद करने का प्रयास करना है, ठीक है। अब आप गति की बात करते हैं, तो मानव जीवन है समुद्र के अंत समुद्रों पर केंद्रित, यानी मानव जीवन समुद्र के ऊपर केंद्रित रहता है। कुछ लोग मछलियाँ पकड़ते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, तो कुछ लोगों का जीवन यापन समुद्र से भी हो पाता है, ठीक है। तो ये आपको सुनने का प्रयास करना है। आगे बात करते हैं आपके बीच में महासागरीय के नितल की उच्चावच, तो ये भी आपके सिलेबस में है, तो इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सागरीय जल के नीचे छिपी भूमि का विन्यास भी स्थलीय धरातल की भांति ही पर्वत श्रेणियों, चौड़े पर्वत पठारों, विशाल मैदानों और गहरी खाइयों से युक्त है। आधुनिक प्रतिध्वनिक गहराई मापन तकनीकों के विकास ने इस बात को सिद्ध किया है कि महासागरीय नितल अत्यंत उबड़ खाबड़ और भूवैज्ञानिक रूप से सक्रिय। सामान्यतः महासागरीय नितल को गहराई और ढाल के आधार पर 4 प्राथमिक उच्चावच श्रेणियों विभाजित किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले आता है आपका महाद्वीपीय मगन तट, ठीक है। महाद्वीपीय मगन तट आता है। महाद्वीपों के सीमांत भाग जो समुद्री जल में डूबे रहते हैं महाद्वीपीय मगन कहलाते हैं। जो समुद्र में डूबे रहते हैं उन्हें महाद्वीपीय मगनट कहा जाता है, ठीक है। ये तो आप सभी का देखने का प्रयास करना है। इसकी औसत ऊंचाई यहाँ पे कितनी होती है, तो 120 से 180 मीटर आपकी मानी जाती है, लगभग 100 पे एकदम आप मान सकते हैं। आगे बात करें तो इसकी ढाल अत्यंत मंद होती है, ठीक है। मगन तट संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के लगभग आपके 8% क्षेत्र में फैले जाते हैं। 8% क्षेत्र में फैले हुए हैं, कम से कम 7.5 में फैले हुए हैं। चौड़ाई के मामले में यह तट स्थलाकृति पर निर्भर करता है, जैसे एंडीज रॉकीज पर्वत आपकी, जो आपकी एंडीज पर्वतमाला है, जो यूरोप है, रॉकीज आपकी अलग अलग जो आपके महाद्वीप है वहाँ पर मानी पाई जाती है। जबकि साइबेरिया आपकी ये समीप इसकी चौड़ाई लगभग 1287 मीटर यह मानी जाती है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साइबेरिया की तट में आपकी 1287 मीटर मानी जाती है। संसार के अधिकतम मगन तट है, यानी बहुत से अधिकतम मगन तट है। तो उत्तरी संसों के बीच में थोड़ा सा यह मिस टाइप हुआ, यहाँ पर मिस टाइप हुआ थोड़ा सा, इसको आप स्किप करना, ठीक है। इसमें कुछ आपके मान मगन तट है। सबसे पहले महाद्वीपीय मगन तट के बारे में बात करते हैं, आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। तो मगन तट के बाहरी किनारे से शुरू होने वाली तीव्र ढाल क्षेत्र को मगन ढाल कहते हैं, ठीक है। मगन ढाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मगन तट के बारे में बात कर चुके हैं। महाद्वीपीय मगन तट क्या है उसके बारे में बात कर चुके हैं। अब बात करेंगे महाद्वीपीय मगन ढाल। तो मगन ढाल किसे कहते हैं, तो महाद्वीप के बाहरी किनारे से शुरू होने वाले तीव्र ढाल को मगन ढाल कहते हैं। मगन तट किसे कहते हैं, तो महाद्वीप के सीमांत भाग, तो सीमांत भाग जो समुद्र में जल में डूबे हैं उसे मगन तट कहा जाता है। तो तीव्र, यानी कि इसके बारे में बात की जाए तो जो तीव्र ढाल वाले होते हैं उनको मगन ढाल कहा जाता है, ठीक है। जहाँ ढाल का कोण 2 डिग्री से 5 डिग्री बढ़ जाता है। यह समुद्री जल स्तर में लगभग 200 मीटर से 3600 मीटर तक की गहराई तक विस्तृत रहता है। यह महासागरीय क्षेत्रफल के लगभग 8.5% भाग पर पाया जाता है। आगे बात करें तो गंभीर सागरीय मैदान, तो ये महासागरीय नितल का सारे और समतल भाग है जो समस्त महासागरीय क्षेत्रफल के 82 भाग पर फैला हुआ है। इसकी गहराई लगभग आपकी 3000 से 6000 मीटर तक के बीच में होती है। इन मैदानों पर महीन घात और लाल मृतिका के निक्षोभ पाए जाते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखने का प्रयास करना है। आगे आपका आता है गंभीर सागरीय बारे में बात कर चुके हैं कि हम एक आपका महासागरीय गर्तें हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। महासागरीय गर्तें, ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इनके बारे में बात की जाए तो ये महासागरों के सबसे गहरे भाग हैं जो पास संजारी लंबी और तीव्र ढाल वाले होते हैं। इनकी उत्पत्ति प्लेट विवर्तनिक बलों द्वारा आपकी होती है। सबडक्शन जोन में भूपट्टी के मुड़ने से होती है, जिसके कारण ये भूकंपीय ज्वालामुखीय रूप से में अत्यंत संवेदनशील होते हैं, ठीक है। आगे बात करें आपके विषय प्रमुख महासागरों के नितल का विशिष्ट विन्यास। तो विभिन्न महासागरों के नितल का उच्चावच उनकी विवर्तनीय उत्पत्ति और तटीय संरचना के अनुसार भिन्न भिन्न स्वरूप प्रदर्शित करता है। सबसे पहला आपका आता है प्रशांत महासागर का उच्चावच, ठीक है। प्रशांत महासागर कहाँ पर है, तो आप सभी को पता रखना है कि कहाँ पर है, ये मेरे को पता नहीं है, आपको पता रखना है, ठीक है। ये विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है। इसके चारों ओर विनाशकारी प्लेट किनारों की उपस्थिति के कारण इसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है, ठीक है। रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है, ठीक है। और आगे बात करें तो यहाँ विश्व की सबसे गहरा गर्त मोरियाना गर्त भी माना जाता है, ठीक है। और जिसकी गहराई लगभग आपकी 1,994 आपकी 10,000 है, यानी कि 10,000 आपकी 10,994 इसकी गहराई मानी जाती है। पूर्वी क्षेत्रों में पाई जाती है। पूर्वी प्रशांत कट्टा कहा जाता है।
और मध्य महासागरीय क्षेत्र कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि आपने बताया नहीं कि महासागर, प्रशांत महासागर कहाँ पर है, तो मैं बता तो नहीं सकता, आपको दो ऑप्शन दूंगा, आपको बताना है कि ये तो या तो अंध महासागर में है या आपका हिंद महासागर में है। ठीक है, हिंद महासागर में है या अंध महासागर में है या अंटार्कटिक महासागर, तीन चार ऑप्शन दे रहा हूँ, आपको बताना है कि कौन से में है। ठीक है, अंटार्कटिक महासागर। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे कि सर को कुछ नहीं आता है। भाई प्रशांत महासागर खुद एक महासागर है। ठीक है थोड़ी से मजाक तो चलती रहती है क्लास में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अंटार्कटिक महासागर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो आपका ये प्रशांत है ना, एक खुद ही महासागर है, इन महासागर अंटार्कटिक महासागर में नहीं है। ठीक है, ये आपको याद रखने का प्रयास करना है। ठीक है, ये महासागर ऐसे आकार की श्रेणी में विस्तृत है जो भूमध्य सागर रेखा के पास अत्यधिक संकरा हो जाता है। इसके मध्य भाग में उत्तर से दक्षिण तक विस्तृत मध्य अंटार्कटिक घटक स्थित है। इसके उत्तरी भाग को डॉल्फिन श्रेणी और दक्षिण भाग को चैलेंज श्रेणी कहा जाता है। इसके अंदर की रेखी गर्तों की संख्या कम है, जिसमें प्लूटो, रिको और रोमांस गर्त प्रमुख है। ज़्यादा प्रमुख नहीं है। आपका मोरियानी ग्रेंज तो आपका 10,993 वाला है, वो ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको आपको याद रखने का प्रयास करना। आगे आपका आता है हिंद महासागर, तो ये उत्तर में एशिया महाद्वीप द्वारा आबद्ध होने के कारण अर्ध महासागर। इसके मगन तटों की औसत ऊंचाई 96 किलोमीटर है, और जो अरब सागर वो बंगाल की खाड़ी में बढ़कर 192 किलोमीटर हो जाती है। तो ये माना जाता है आपका 192 किलोमीटर तक हो जाती है। इसके मध्य में विस्तृत कटक प्रणाली पाई जाती है, जिसमें कॉल्सबर्ग श्रेणी, मध्यवर्ती इंडियन श्रेणी और लकाटिफ चाकोस कटक शामिल है। इसके पूर्वी भाग का नितल अपेक्षाकृत गहरा और सपाट है, जहाँ जावा ट्रेंच प्रमुख घरत है। ठीक है, अब आगे भी इसमें बात करते हैं। आपके बीच में आपका सिलेबस है, तो इसी के अकॉर्डिंग अब बात कर लेते हैं आपके बीच में। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है, तो इसको आपको समझने का प्रयास करना है। ठीक है, तो सबसे बड़ा बात करने वाले आपके बीच में महासागरीय विशेषता। ठीक है, तो महासागरीय आकार एवं विन्यास, तो आपका प्रशांत महासागर का आकार विशालकाय व अर्धगोलाकार है। ठीक है, अंटार्कटिक महासागर ऐसा आकार के समान है। हिंद महासागर आपका उत्तर में स्थित आबद्ध अर्ध महासागर है। ठीक है, इसका मगधन का विशाल कितना है, तो सघना एवं पर्वतीय सीमाओं के भीतर है। इसका सर्वाधिक सपाट एवं सीधा क्षेत्र है, लगभग 13.3 है। ठीक है, मध्य आकार व घाटियों का है आपका हिंद महासागर का। मध्यवर्ती कटक है पूर्वी शांत प्रशांत कटक है, वो मध्य आपका, थोड़ा वेट करें, और आपका ये आपका हो जाएगा। ठीक है, मध्य। ठीक है, और आगे बात करें आपकी जो मध्यवर्ती इंडियन कटक है आपका हिंद महासागर का। ठीक है, आगे बात करें सबसे गहरा गर्त, इसका मोरियाना ट्रेंच है, इसका प्लूटो रिको गर्त है, इसका आपका जावा सुंडो गर्त। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका मोरियाना ट्रेंच है। आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, छोटी वाले में आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। महासागरीय तापमानीय वितरण। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो महासागरीय तापमानीय वितरण किस प्रकार किया जाता है, तो महासागरीय जल का तापमान पृथ्वी के तापमान के संतुलन, वायुमंडलीय परिसंचरण और सागरीय जीवन के विकास को नियंत्रित करने वाला केंद्रीय भौतिक कारक है। महासागरीय जल के तापमान का वितरण दो आयामों में विश्लेषित किया जाता है। आपका क्षैतिज वितरण होता है कि आपका ऊर्ध्वाधर होता है, यानी कि एक वर्टिकल एक हॉरिजेंटल होता है। ठीक है, हॉरिजेंटल इसे कहते हैं, वर्टिकल इसे कहते हैं, वर्टिकल इसे कहते हैं, हॉरिजेंटल इसे कहते हैं। ठीक है, ये आपको समझने का प्रयास करना है। तो महासागरीय सतह के तापमान का क्षैतिज वितरण मुख्य रूप से अक्षांशीय स्थिति से निर्धारित होता है, क्योंकि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर आगे जाने पर विकिरणों की तीव्रता से क्रमिक ह्रास से दर्ज किया जाता है। सतह का अधिकतम वार्षिक तापमान सामान्यतः भूमध्य रेखा के थोड़ा उत्तर से अंकित किया जाता है। इसके अतिरिक्त महासागरीय धाराएं भी तापमान के क्षैतिज प्रतिरोध का व्यापक रूप से प्रभावित करती है, जहाँ गर्म धाराएं जैसे गल्फ स्ट्रीम अशांति असंतुलन और ध्रुवों की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण करती है। ये वही ठंडी धाराएं तटीय क्षेत्रों में तापमान को गिरा देती है। वर्ष भर में महासागरीय जल का उच्चतम तापमान अगस्त में होता है, तथा न्यूनतम तापमान आपका फरवरी में होता है। ठीक, फरवरी माह में रिकॉर्ड किया जाता है। अब ऊर्ध्वाधर के बारे में बात कर लेते हैं, भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में दिया गया है। ठीक है, तो समुद्र की सतह से गहराई की ओर बढ़ने पर तापमान के ह्रास मुख्यतः तीन परतों के अंतर्गत होता है। प्रथम परत ऊपरी परत होती है, गर्म महासागरीय जल की सतह की होती है, जो लगभग आपकी 500 मीटर की गहराई तक विस्तृत होती है। यहाँ का तापमान 20 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। ठीक है, और द्वितीय परत की बारे में बात करें तो ये थर्मोक्लाइन होती है। ये आपकी 500 मीटर से 1000 मीटर के बीच की एक संक्रमण परत है, जिसमें गहराई के साथ तापमान में अत्यंत तीव्र गति से ह्रास दर्ज किया जाता है। तृतीय परत की बात की जाए तो 1000 मीटर से महासागरीय नितल के तक विस्तृत है। इस परत में जल अत्यंत ठंडा और सघन होता है, जहाँ तापमान आपका 0 से 5 डिग्री के बीच में स्थिर रहता है।
आगे बात करें आपके बीच में महासागर लवणता और स्रोत नियंत्रक है, आपके सिलेबस में दिया गया है। बहुत बड़ी क्लास आपकी होने वाली है, तो थोड़ी सी मेंटेनेंस आपको रखनी है। थोड़ी सी स्पीड आपको लग रही होगी, तो इसको स्पीड को आपको कम आपको क्या कहते हैं इसको, आपको इसमें भिन्नता बिठानी पड़ेगी, ठीक है। कॉम्प्रोमाइजेशन करना होगा, ठीक है। कॉम्प्रोमाइजेशन उसको क्या कहते हैं आप समझते होंगे। तो महासागर लवणता से तात्पर्य है कि समुद्री जल के प्रति 1000 ग्राम में खुले हुए ठोस पदार्थों या लवणों की कुल मात्रा से है, जिसमें सामान्यतः प्रति 1000 भाग आगे में व्यक्त किया जाता है। महासागरीय जल का औसत लवणता लगभग 35 डिग्री सेल्सियस होती है, जिसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा लगभग 78% आपकी होती है, ठीक है। इसमें लवणता के प्राथमिक स्रोत की बात की जाए तो समुद्री लवणता का मुख्य स्रोत पृथ्वी की भूपट्टी पर स्थित चट्टानी है। नदियाँ अपने प्रवाह के साथ इन चट्टानों का क्षरण व अपक्षय कर लवणों को समुद्र से विसर्जित करती है। नदियाँ के ताजे पानी का घनत्व कम होता है, परंतु वे अपने साथ भारी मात्रा में घुलनशील खनिज लेकर आती है। इसके अतिरिक्त समुद्री नितल पर होने पर वाले ज्वालामुखी उद्भेदन और हाइड्रोथर्मल वेंट और क्लोराइड और सल्फर जैसे तत्वों को सीधे समुद्र में घुलने में शुद्ध से रिहा जिसमें तत्वों को सीधे समुद्र जल में घोलते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं लवणता के नियंत्रित करने वाले कारक, ठीक है। कौन कौन से कारक हो जाते हैं, तो आपके प्रमुख कारक कौन कौन से हैं, तो इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपका आता है वाष्पीकरण, ठीक है। वाष्पीकरण के बारे में बात करते हैं। बाद में आता है आपका वर्षण आता है। बाद में आपका आता है नदियों के मीठे जल का आगमन। बाद में आता है आपका समुद्री बर्फ का जमना और पिघलना और महासागरीय धाराएं आपकी आती है, ठीक है। तो आपके लिए तीनों इंपॉर्टेंट है, तो आपको यानी ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लिखा ले लेना है, ठीक है। आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये सभी आपको इंपॉर्टेंट है, तो इनको पढ़ाना इतना सफिशिएंट नहीं। क्लास बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है, इसलिए आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, इसको आपको पढ़ना है। इसे समझाने वाली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसके स्वयं समझ जाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, आप समझ लेना। आगे बात करते हैं आपकी जो लवणता का स्थानीय वितरण, ठीक है। आगे बात करें आपके बीच में इसके बारे में, तो क्षैतिज वितरण होता है आपका, एक उदराती वितरण होता है, दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है लवणता का स्थानिक वितरण, ठीक है। भूमध्य रेखा पर उच्च वर्षण के कारण लवणता मध्यम से 35 डिग्री होती है। इसके विपरीत 20 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों में न्यूनतम बादलों और तीव्र वाष्पीकरण के कारण वैश्विक रूप से सर्वाधिक लवणता दर्ज की जाती है। बंद महासागरों जैसे मर्त और वोन झील में लवणता का चरम स्तर होता है, ठीक है। गहराई के साथ लवणता में परिवर्तन की दर तीव्र होती है, जिसमें संक्रमण परत में गहराई के साथ लवणता बदलती है, जिसे हेलोकाइन कहा जाता है। उच्च अक्षांश में गहराई के साथ लवणता बढ़ती है, जबकि निम्न अक्षांशों में सतह में वाष्पीकरण के कारण सतह की लवणता अधिक होती है। तो इस वक्त आपको रीड करना है महासागरीय निक्षेप क्या है। आपकी एग्जाम में यह भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये भी आपको रीड करना है, ठीक है। महासागरीय निक्षेप क्या है, तो ये आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको भी आपको स्किप नहीं करना है, आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो महासागरीय विषयों के नेतल पर निरंतर संचित होने वाले असंगठित और अवसादों को कहा जाता है। ये अवसाद आपकी पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास, प्राचीन जलवायु और समुद्री पारिस्थितिक कर्मिक विकास की अमूल्य दस्तावेज उत्पत्ति और स्थान के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। भूमि निक्षेप क्या है, तो इन अवसादों की उत्पत्ति स्थलीय भागों पर होने वाले अपक्ष से अपरदन से होती है, या नदियाँ, हवाएं, हिमनद इन अवसादों को बहाकर समुद्र में लाते हैं। यह कणों के आकार आधार पर बजरी, रेत, खाद और अत्यंत भारी मृत्तिका में विभाजित होती है। इनका संचय अधिकांश महाद्वीपीय मगन तटों और मगन ढालों में होता है। मगन ढालों मगन तटों वाला आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, सेम डिटो आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो उसमें आपकी एग्जाम बात कर लेता हूँ आपके लिए एक सफिशिएंट आपका एक हमने एक नोट्स पेज आपके पीछे लॉन्च किया था, उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं हम, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि हमने एक नोट्स पेज लॉन्च किया था, आपके बीच में एक नोट्स पेज लॉन्च किया था, उसका नाम था तेजल नोट्स पेज, ठीक है। तेजल नोट्स पेज आपने सभी का नाम, उसका नाम था तेजल नोट्स पेज, ठीक है। तो उसकी प्राइस हमने 49 प्राइस आपकी रखी थी, ठीक है। 49 आपकी प्राइस रखी थी, उसमें कुछ स्टूडेंट ऐड हो गए और आपकी एग्ज़ाम डेट आप सभी को पता है कि आपकी एग्ज़ाम डेट लगभग 8 जुलाई से आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है। तो आपको जल्दी से जल्दी क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको। या नोट्स अगर आप सही बना रहे तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपसे नोट्स नहीं बना रहे तो कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ 88 75, ठीक है, 63 88 63 99, ठीक है, 99 99, ठीक है, 99 49 पर मैसेज करना है। मैसेज क्या करना है, आपको सीधा पेमेंट करना है, ठीक है। डेमो डामो की आपको जरूरत नहीं है, डेमो आपने सभी ने देख लिया होगा। मेरे हिसाब से कोई समझदार स्टूडेंट होगा
तो वो तो डेमो मांगेगा नहीं। जो अलग अलग स्टूडेंट आती हैं, जो एक दो महानुभूति होता है, उनको डेमो चाहिए, उनको मैं डेमो प्रोवाइड भी नहीं करता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, इन पर एक आपको कुछ नहीं करना, 49 आपको पे करना होगा और आपको स्क्रीनशॉट भेज देना। आपको हाथों हाथ जो भी आपका BA सेमेस्टर आप 2 किए होंगे, तो आपको तुरंत प्रभाव से आपको उस बेच में ज्वाइन करता जाएगा, वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, इन पे मैसेज करो, आपको बेच में ज्वाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, डेमो की आपको जरूरत नहीं। डेमो मेरे से मांगेगी तो मैं डेमो प्रोवाइड भी नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे को कोई कंटेंट वेस्ट नहीं है, मैंने आपको प्रोवाइड करना है। अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, अगर डेमो मांगेगी तो मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं बहुत बिजी रहता हूँ। आपको सिर्फ पैसे पे करने हैं, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड करा दूँगा। ठीक है, टेक्निकल टीम से। ठीक है, आगे बात करते हैं आपकी अगाध सागरीय निक्षेप। ठीक है, डेमो उन स्टूडेंट को चाहिए जो सोचते हैं कि कंटेंट कैसा है कैसा नहीं है। आप सभी को पता है आपका कंटेंट, मेरा कंटेंट आपके सामने है, कैसा कंटेंट है कैसा नहीं है, वो आप समझदार है। समझदार को सारा ही काफ़ी होता है। ठीक है, गहरे में आपका, ठीक है, अगाध सागरीय निक्षेप। अब एग्जाम क्वेश्चन आ सकता है, अगाध सागरीय निक्षेप क्या है, तो ये आपको बताना है आंसर। ठीक है, तो गहरे में गहरे समुद्रों में पाए जाने वाली अजैविक, नहीं जैविक, ठीक है जैविक है, सॉरी, जैविक अवशेषों और बारीक धूल के संचय को अगाध सागरीय निक्षेप कहते हैं। इन्हें दो वर्गों में प्रमुख से बांटा जाता है। तो आपका होता है जैविक निक्षेप होता है, एक तो आपका जैविक निक्षेप होता है। ठीक है, जैविक निक्षेप होता है, तो एक तो आपका वो एक आपका होता है जैविक निक्षेप। ठीक, दोनों के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जैविक निक्षेप क्या होता है, तो ये समुद्री जीवों के कंकालों खोलों के सघन डिस्ट्रक्शन से निर्मित होती है। रासायनिक उद्धता है, अद्याप इनको दो भागों में बांटा जाता है। तो आपका चूना प्रधान सिंधुपक होता है, एक आपका होता है सिलिका प्रधान सिंधुपक होता है। ठीक है, आपके लिए दोनों तीनों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट के समृद्ध ये निक्षेप तुलनात्मक रूप से कम गहराई, लगभग 4000 मीटर से कम पर पाया जाता है, क्योंकि अत्यधिक गहराई पर दबाव ठंडे जल के कारण चूना घुल जाता है। और इसके अंततः जब आपके घर में जब मकान का निर्माण किया जाता है, तो चूना आपको पता है कैसे निर्मित होता है, तो वही आपको लिख कराना है। तो ये अत्यंत सूक्ष्म पौधों और जीवों जैसे डाइटम और रेडियोलिरिया के शिलायुक्त अवशेषों से बनता है। यह अत्यधिक गहराई और ठंडे ध्रुवीय क्षेत्रों में भी सुरक्षित रहता है। ठीक है, जैविक निक्षेप की बात करते हैं। इसके अंतर्गत लाल मृत्तिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जो संपूर्ण गहरी सागरीय नितल के विशाल हिस्से को ढकती है। इसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, और इसका निर्माण ज्वालामुखी धूल की वायुमंडलीय जमाव और ब्रह्मांडीय धूल के संचय से होता है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी डिस्कस करेंगे। बहुत बड़ी क्लास आपकी हो रही है। महासागरीय धाराएं, तो महासागरीय जल के एक निश्चित दिशा में होने वाले नियमित और वृद्ध प्रवाह को प्रदर्शित करती है, जो स्थलखंडों की नदियों के सहित होती है। ये पृथ्वी के ताप वितरण प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण गति का अंक है। ठीक है, धाराओं की उत्पत्ति और दिशा को प्रभावित करने वाले कारक, तो ये कारक आपको याद करनी है। मैं आपको राइट डाउन कर देता हूँ। वायुमंडलीय परिस्थिति और पवनीय, इनके बारे में आपको याद करना है। पृथ्वी का घूर्णन आपका क्या है, केरोलिस बल क्या है, इसके बारे में पहले भी बात कर चुकी है। तापमान में घनत्व में भिन्नता, ये भी आपके आगे पहले बात कर चुकी है। तो आपको इसको एक रीड करना है, स्क्रीन शॉट ले लेना है। जिनके पास नोट्स बेस नहीं है उनके लिए फ्री में आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये तटीय विनाश वाला भी हमने बात कर ली है। अब बात करने वाले धातुओं की धाराओं के प्रकार। ठीक है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। धाराओं के प्रकार, क्लास बहुत बड़ी हो रही है, तो इसको थोड़ा सा जल्दी करने का प्रयास करें। तापमान के आधार पर धाराओं के दो श्रेणियों के विभक्त किया जाता है। गर्म धाराएं आपकी आती है, एक आपकी आती है ठंडी धाराएं। आपकी दोनों आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है कि आपको गर्म व ठंडी धाराओं में अंतर स्पष्ट करना है। आपके एग्जाम में 10 नंबर का क्वेश्चन भी हो सकता है, 2 नंबर का क्वेश्चन भी हो सकता है। ये निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों जैसे ठंड क्षेत्रों की ओर प्रभावित होती है, जैसे गल्फ स्ट्रीम और कुरेश धारा। यह तटीय बंदरगाहों को सर्दियों में भी बर्फ मुक्त करती है। और ठंडी धाराएं की बात करिए तो ये उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर बहती है और अपने साथ ठंडा जल लेकर आती है। ठीक है, लेब्रोडोर धारा, कनारी धारा, पेरू धारा। ठीक है, धाराओं का भौगोलिक एवं परिस्थितीय प्रभाव क्या है, तो ये भी आपको डिस्कस करना है। ठीक है, तो महासागरीय धाराएं वैश्विक तापमान असंतुलन को दूर करने में क्रांतिकारी भूमिका निभाई है। जबकि ठंडी और गर्म धाराएं आपस में मिलती हैं, तो न्यू फाउंडलैंड के पास गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर धारा तो तीव्र कोहरे का निर्माण है, जो नौपरिवहन में बाधा डालता है। परंतु ये क्षेत्र पादप के विकास के लिए आदर्श होने के कारण विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र बन जाता है। इसके अतिरिक्त महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर बहने वाली ठंडी धाराओं के प्रभाव से आर्द्रता से निहित कोहरे का रूप ले लेती है,
और आगे जाके क्या प्रक्रिया होती है तो आप डिस्कस कर सकती हैं। ये ज्वार भाटा वाला भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। क्लास तो बहुत बड़ी हो रही है। ज्वार भाटा, ज्वार भाटा महासागरीय जल की उस आवधिक और नियमित उतार चढ़ाव को कहते हैं जो खगोलीय पिंडों के गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की प्रचुर रूप में होती है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारक, तो इस परिघटना के पीछे मुख्य रूप से तीन प्रमुख क्रियाशील होती हैं। एक आता है आपका चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, एक आता है आपका सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, एक आपका आता है पृथ्वी का केंद्रीय बल। ठीक है, पृथ्वी का केंद्रीय बल आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको डिस्कस करना है। चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा पृथ्वी के अत्यंत निकट होता है, इसलिए इसका द्वारा उत्पक सूर्य की तुलना में 2 गुना होता है। ठीक है, 2 गुने से अधिक होता है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण अत्यधिक द्रव्यमान के बावजूद दूरी अधिक होने के कारण इसका ज्वारीय प्रभाव चंद्रमा से भी कम होता है। और पृथ्वी का आपके अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है लगभग 2 नंबर वाले में। तो पृथ्वी गुणन के कारण उत्पन्न यह बल गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में कार्य करता है, जिसमें चंद्रमा के सम्मुख वाले भाव के ठीक विपरीत पर भी एक समान ज्वारीय उबा निर्मित होता है। ठीक है, ज्वार के प्रकार, दीर्घ ज्वार आपका होता है, 2 ज्वार होती हैं, ये बड़ा होता है छोटा होता है। ठीक है, इतना में समझ लेना आपको। ये दीर्घ बड़ा होता है, वो एक आपका लघु तो आपका कम होता है, इनको आपको डिस्कस कर लेना। ओके, और आगे बात करते हैं ज्वार भाटा की उत्पत्ति में खगोलीय सिद्धांत सिद्धांत भी क्लास तो इसमें वर्क स्टाइल यानी कि एक पेज तो ये कम हो गया, 10 गाटी मेरे पीछे आगे चलती है। ठीक है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति व खगोलीय सिद्धांत। ठीक है, ज्वार भाटा की गतीय व्याख्या और विभिन्न स्थानों पर आने वाले अंतराल को समझने के लिए 3 शास्त्रीय है। तो आपका न्यूटन का संतुलन सिद्धांत है, एक आपका वियली का सिद्धांत है, एक आपका हेरेस का सिद्धांत है 1918। ठीक है, तो इसमें मिस टाइप हुआ क्या, मिस टाइप नहीं हुआ, आपको ये समझना है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आइजैक विलियम वेन। तो तीनों के बारे में डिटेल से नीचे बात करने वाले हैं आपके बीच में। तो आपको क्या करना है, तो इसको आपको इसमें शूट ले लेना। ठीक है, इसमें पढ़ाने वाले वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको हम रीड नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपको इसका इसमें शूट ले लेना है, इसका अस्त्र शूट ले लीजिए। ठीक है, इसमें समझाने वाली बात नहीं, लेकिन आपको इसका स्क्रीन शूट ले लेना, मैं आपको बीच में वेट कर रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीन शूट लीजिए, स्क्रीन शूट लीजिए, स्क्रीन शूट। ठीक है, ओके, ले लिया। आगे आपके इनका भी ले लेना है, इनका भी ले लो स्क्रीन शूट, वो याद कर लेना। वो नोट्स पेज में इसका PDF मिल जाएगा आपको, नोट्स पेज में इसका PDF मिल जाएगा। ले लिया स्क्रीन शूट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं प्रवाल बीतियाँ, इसमें भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। प्रवाल बीतियाँ क्या होती है। प्रवाल बीतियाँ उष्णकटिबंधीय समुद्रों के भीतर कैल्शियम कार्बोनेट की विशाल चट्टानें हैं, जिनका निर्माण मूंगा जीवों के मृत कंकालों के संचय और संघनन संपीड़न से इन्हें असाधारण विविधता के कारण समुद्र के वर्षावन कहते हैं। इनके कुछ आपके प्रवाल विकास की आवश्यक भौगोलिक दशाएं हैं, तो इनको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, तापमान वाला ले लेना है, ये आपको उतला गहराई वाला ले लेना है, एक लवणता वाला ले लेना है, एक आपका अवसाद मुक्त स्वच्छ जल वाला ये भी आपको ले लेना है। ठीक है, इनका ले लेना है। ठीक है, ठीक है, प्रवाल बीते के प्रमुख प्रकार वाला भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, प्रवाल बीती वाला भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, ये भी आपके इंपॉर्टेंट है, सभी आपके इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेरे पास थोड़ा सा क्या है, समय की तो सीमा होती है और आपकी एग्ज़ाम डेट आ गई, इसलिए बहुत सी क्लासें प्रोवाइड करनी रहती है और कंटेंट प्रोवाइड करना रहता है। मैंने 49 प्राइज ली तो है आपसे, लेकिन वो मेरे को पता है कि कितना संघर्ष मेरे को करना पड़ रहा है, कितना संघर्ष आपको तो बिल्कुल नहीं करना होगा, क्योंकि आपको तो सीधा नोट्स मिल रहे हैं, तो आपको तो एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ना होगा। लेकिन मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो आपको इनका इंस्टीट्यूट ले लेना है। ठीक है, कटों में भी कई बार समस्या का सामना करना पड़ता है, इसलिए कई बार 1-2 दिन क्लास भी ऑफ रखनी पड़ती है। वो ये भूवैज्ञानिक सिद्धांत है, इनके बारे में बात करते हैं। आपका चार्ल्स डार्विन का अवतरण सिद्धांत है। ठीक है, इसका भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, इसका जोन वाला का भी लेना है। ठीक है, और नीचे आपको मैं फिर दे दूँगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसका ले लीजिए, एक आपका रेजिनोल्ड रैली वाला ले लीजिए। ठीक है,
मैं करने को तो आपको सीधे नोट्स प्रोवाइड भी कर सकता था, लेकिन कुछ स्टूडेंट होते हैं जो नोट्स बनाते हैं, उनके पास पैसे मेरे हिसाब से होते तो सभी के पास है, लेकिन वह अपने परिवार के लिए वो कुछ स्टूडेंट खर्चा नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए मैं कर देता हूँ। क्योंकि कुछ गरीब स्टूडेंट भी पढ़ते हैं, मेरे को पता है इनके पास पैसे नहीं होते, इसलिए आपको स्टूडेंट ले लेना है। ठीक है, तो ये भी आपको इसका भी इंस्टीट्यूट ले लेना है साथ में, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। तो ठीक है, आपने ले लिया होगा। एक महासागरीय संसाधनों का वर्गीकरण, इसका थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस नहीं करेंगे तो थोड़ा सा कर लेते हैं। ठीक है, इसका जैसे जैविक सिद्धांत होता है आपका, जैविक संसाधन होता है, एक आपका जैविक व खनिज संसाधन होता है, एक आपको होता है ऊर्जा संसाधन। ठीक है, तो जैविक संसाधन की बात करते हैं, इसके अंतर्गत खाद्य सुरक्षा के लिए अत्यंत प्रोटीन और युक्त मछलियाँ होती है और घोंगे जैसे समुद्री जीवाश्म शैवाल शामिल होते हैं। समुद्री पादप पृथ्वी के आदि से ऑक्सीजन युक्त उत्पादन करते हैं। इसके अतिरिक्त समुद्री जीवों से विभिन्न जीव रक्षक दवाइयाँ और सौंदर्य प्रसाधनों का निर्माण किया जाता है। गहरे महासागरीय मैदानों में पाए जाने वाले मैग्नीज नोड्यूल्स, कोबाल्ट, तांबा, निकल, मैग्नीज जैसी सामरिक धातुओं से समृद्ध होती है, जिनका निर्माण लाखों वर्षों के भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप हुआ है। ऊर्जा संसाधन के बारे में बात करें तो आपके बीच में इसके आपका होता है समुद्री जल के त्रिस्तरीय गतियों का दोहन पर अक्षय और प्रदूषण मुक्त ऊर्जा उत्पाद प्राप्त की जाती है। प्रतिदिन 2 बार आने वाले ज्वार भाटा की गतिज ऊर्जा को टर्बाइनों के माध्यम से विद्युत ऊर्जा के परिवर्तित किया जाता है। भारत में खंभात की घाटी और कच्छ की घाटी में ज्वारी ऊर्जा संयंत्र के विकास का अपार संभावना है। इसके अतिरिक्त समुद्री तरंगों और महासागरीय तापीय ऊर्जा प्रांत में स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। आपकी नीली क्रांति भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये नीली क्रांति वाला आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 100% आएगा। ठीक है, नीली क्रांति का छोटा या बड़ा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पर छोटा ही डिस्कस करें तो नीली क्रांति केवल महासागरीय संसाधनों को आर्थिक दोहन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को बनाए रखती है। आर्थिक विकास, बेहतर आजीविका और नौकरियों के सृजन को बढ़ावा देने के लिए एक साधारण या वरदान है। इसके मुख्य स्तंभों में सतत मत्स्य पालन, पर्यावरण अनुकूल समुद्री पर्यटन, हरित नौ परिवहन, बंदरगाह, समुद्री प्रदूषण नियंत्रण और तटीय पवन ऊर्जा का विकास शामिल है। भारत सरकार का डीप ओशन मिशन और समुद्रयान मिशन के जिसके अंतर्गत 6000 पनडुब्बी द्वारा मध्य हिंद महासागर में 6000 मीटर की गहराई पर संसाधनों का मानचित्र पर किया जा रहा है। भारत की नीली क्रांति को सुदृढ़ करने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही है। तो आप सभी को उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जो बताइए। क्लास आपकी होगी 32 मिनट की। ठीक है, आप सोचेंगे कि आपने बीच में कुछ डिस्कस नहीं किया। ठीक है भाई, मैं बता देना चाहता हूँ कि ये आपको एक वीडियो मिला। ठीक है, आपको सिर्फ 30 मिनट का ये वीडियो मिला। ठीक है, आपको ये 30 मिनट का वीडियो मिला, आपने 30 मिनट में इसको कंप्लीट कर दिया। लेकिन जो इसके बैकग्राउंड में मेहनत लगती है ना, इसके बैकग्राउंड में जो मेहनत लगती है 35 मिनट, यानी कि 30 मिनट इसको रिकॉर्ड करने में मेरे को मेहनत लगी। ठीक है, आप ऐड करना, 30 मिनट इसको रिकॉर्ड करने में टाइम लगी। 30 मिनट इसको मैंने पहले आपको बीच में प्रोवाइड करने से पहले पढ़ा इसको 30 मिनट। ठीक है, 30 से 30 60। ठीक है, 10-20 मिनट आपको इसको, यानी कि आप ज़्यादा नहीं लेंगे तो मेरे हिसाब से मेरे को लगभग 15 मिनट, आप 10 मिनट लीजिए। ठीक है, 10 मिनट लीजिए कि इसको मैंने तैयार किया, नोट्स आपके बीच में PDF तैयार किया, उसमें 10 मिनट लग गए। ठीक है, बाद में बात करें, मैं आपके बीच में इसको मैंने सेव किया, सेव करने में इसको लगभग इतना बड़ा आपका, मैं तभी बड़ा नहीं करता हूँ, 30 मिनट का वीडियो इसको सेव होने में लगभग आपका, जब इसको एडिटिंग करके सेव करता हूँ, यानी कि इसकी साइज़ यूट्यूब के अकॉर्डिंग करता हूँ, उसमें लगभग 20 मिनट लग जाती है। ठीक है, 20 मिनट उसमें लग जाती है। ठीक है, 30 मिनट इसमें अपलोड होने में लग जाती है। ठीक है, तो टोटल कीजिए 30 30 60 60 90 90 और 30 120। आप देख सकते हैं इसमें 2 घंटे मेरे को लगे हैं। ठीक है, इसका डिवाइड करेंगे, इसको इंटू 3 करेंगे ना, उतना समय मेरे को लगता है। तो इसलिए मैं क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं करता हूँ, क्योंकि बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो मैं देखिए आज का वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो लाइक शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। तो आज की इस वीडियो में इतना, मिलते हैं इस वीडियो में अच्छी रेटिंग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।